इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया हमारे बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल-अरबी साहब ने। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, कहने वाले कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका को इस जंग में थका दिया है और यही वजह है कि अमेरिका जो कि इस जंग में कामयाबी के बारहा दावे कर चुका है लेकिन अभी तक कामयाबी मिली कोई नहीं है। आपकी नज़र में दुनिया अब अमेरिका को सुपर पावर की नज़र से अब भी देखती है या अब हक़ाइक़ जो हैं, रियलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अमेरिका दुनिया अभी भी यूनिपोलर है और इस यूनिपोलर वर्ल्ड की सुपर पावर इस वक्त अमेरिका ही है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया में इस वक्त जो मल्टीपोलैरिटी है वो इमर्ज कर रही है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपोलैरिटी दुनिया में इमर्ज कर रही है। ये ओवरनाइट दुनिया मल्टीपोलर नहीं होगी। अमेरिका ओवरनाइट सुपर पावर बना नहीं था, बहुत टाइम लगा था। उसी तरह अमेरिका का जो अपने पावर को कंटेन करना, कंसोलिडेट करना और दूसरी पावर्स का इमर्ज होना, ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम उसकी तरफ हैं, हम वो तेजी से वो सफर तय कर रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड स्टिल इज यूनिपोलर एंड अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जुबान में जो यूनिपोलैरिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तो अहमद साहब, अभी जब मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का रोल जो है वो सामने आ रहा है और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही जो ईरानी दो रहनुमा हैं उनको टारगेट लिस्ट से अमेरिका और इसराइल ने हटा भी दिया हुआ है, तो इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का रोल आप उसको कहाँ रेट करेंगे और पाकिस्तान की इसमें क्या से होगी? देखिए, पाकिस्तान का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें मैं बारहा दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का रोल जो मुज़ाकरात करवाने का है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल रोल है। नेचुरल रोल इस तरह से है कि पाकिस्तान की अपनी तो हमारी मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी गारंटीज देना, मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी अम्ब्रेला देना, इलाके का नेट स्टेबलाइजर, रीजनल नेट स्टेबलाइजर बनना, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना, वो पाकिस्तान की कोई ख्वाहिश शायद इस तरह से हो या ना हो, लेकिन वो नेचुरली पाकिस्तान उस रोल के अंदर फिट इन हो गया कि जिस तरीके से हमने इंडिया को धूल चटाई और उसके बाद जो हमारे आउटकम्स से उसको हमने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी, कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के थ्रू उन आउटकम्स को हमने ट्रांसलेट किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में। सो पाकिस्तान नेचुरली राइज करता है क्योंकि पाकिस्तान की कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में जंगे नहीं चाहता। पाकिस्तान किसी अरब वर्ल्ड का मुखालिफ नहीं है। पाकिस्तान के ईरान, टर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान दुनिया के मल्टीपल जो पोल्स हैं जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना शामिल है, पाकिस्तान उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से अपने रिलेशंस को नेविगेट कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया को रोक के रखे हुए है। पाकिस्तान की जो मुस्लिम वर्ल्ड है पूरा, वो पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल है। पाकिस्तान के सऊदीया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। दूसरी तरफ देखे तो पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ईरान भी पाकिस्तान की गारंटीज पे यकीन करता है। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की गारंटीज पे यकीन करता है। पाकिस्तान कोई ग्रेटर पाकिस्तान बना के मिडल ईस्ट में एक्सपैंड नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने कोई अपनी आइडियोलॉजी इन पर मुसल्लत नहीं करनी। तो नेचुरली पाकिस्तान उसके साथ साथ एक सुपर पावर, पाकिस्तान मुस्लिम सुपर पावर है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी है, बेहतरीन आर्मी भी है। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आ जाता है किसी भी किस्म की अगर मुस्लिम वर्ल्ड में नेगोशिएशंस या मीडिएशंस होनी होती हैं। तो पाकिस्तान का रोल जो है इसी वजह से इस मीडिएशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अहमद साहब, बरतानवी खुफिया MI6 उसके जो साबिक सरबराह हैं एलेक्स यूंगर, उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ हमने एक खबर ये भी है कि 23 मार्च को इस्राएली वजारत दिफा ने यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल को एक ख़त भी लिखा है और उसमें उन्होंने शिकायत की है, असल में उन्होंने शिकायत की है कि ईरान के मिसाइल हमलों से इसकी सिविलियन आबादी और बच्चों के लिए ख़तरात बढ़े हैं। तो इसराइल जो है वो शिकायतें लगाने बैनुल-अक़वामी इदारों को पहुंच गया है। ये वही इसराइल है जो कि किसी इदारे को मानता नहीं था। आपको लगता है कि इसराइल भी इस वक्त मुश्किलात का भरपूर शिकार है और ईरान जो है बाकायदा तौर पर इस जंग में हावी नज़र आ रहा है? देखिए, बात यह है कि इसराइल हमेशा से अपनी सॉफ्ट पावर और प्रोपेगेंडा पावर के थ्रू ये वही है जो पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म भी करता है और उसके बाद ये भी कह देता है कि सबसे मजलूम मैं हूं। ये जो मजलूमियत कार्ड ये पिछले कई साल, कई दिहाइयों से प्ले कर रहे हैं, ये उसी का एक ब्रांच आउट इफेक्ट है जो अभी भी इन्होंने यूनिसेफ को दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जुल्म किए हैं, जो बच्चों को कत्ल किया, ज़िबा किया, स्कूलों के ऊपर अटैक्स, गाजा के अंदर कारपेट बॉम्बिंग, जो पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन इसराइल दुनिया में आप इमेजिन कर सकते हैं वो इसराइल
इसराइल ने की है, जो सफाकी आप इमेजिन कर सकते हैं वो इसराइल ने की है। लेकिन क्योंकि इनकी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ही इसराइल के वजूद को भी इंश्योर करती है और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो है ही सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव वॉरफेयर की वजह से, इसी वजह से वो यूरोप से, अमेरिका से सपोर्ट हासिल करते चले आए हैं, इसी वजह से वो दुनिया में ऑपरेट करते आए हैं मजलूमियत कार्ड प्ले करके। यूनिसेफ वाले मामले में भी उन्होंने यही किया है और ये बड़ी केयरफुली क्राफ्ट करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को। मजलूम कैसे बनना है, दुनिया के इमोशंस अपने साथ कैसे रैली करने हैं, वो ये हमेशा से इसराइलीज करते आए। लेकिन अब ये सारे जो टोटके हैं और अब ये जो सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं ये फेल होते चले जा रहे हैं क्योंकि इसराइल इज बैडली एक्सपोज्ड, पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जहां तक इसराइल की कमजोरी की बात है तो यस आई बिलीव कि इसराइल अपनी तारीख में इस वक्त सबसे कमजोर है। इसराइल के अंदर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, 2019 से 22 के दरमियान में 5 इलेक्शंस हुए हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल, बेतहाशा 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ। 5% इसराइली इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। इसराइल की टेक इंडस्ट्री इसराइल को छोड़ के यूरोप और अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो रही है। इसराइल के अंदर मल्टीपल क्राइसिस हैं जो इमर्ज कर रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। नेतन्याहू सबसे हेटेड प्राइम मिनिस्टर है। इसराइल सबसे हेटेड कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। इंग्लैंड, अमेरिका जो है वो अपनी सपोर्ट को पुल आउट करना चाह रहा है इसराइल के पीछे से। यूरोप इसराइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पुराने एलाइज इसराइल के साथ खड़े होने से कतराते हैं क्योंकि अगर वो नेतन्याहू के साथ खड़े हों तो उनके खिलाफ यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट होते हैं, लोग उनको निकालने की बात करते हैं इक्तदार से। तो यस आई बिलीव इसराइल अपनी तारीख में सबसे कमजोर जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर इस वक्त, सबसे कमजोर एशेलॉन के ऊपर इस वक्त खड़ा है। और आई कैन सेफली से कि इसराइल का वजूद इस वक्त शदीद खतरे में है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड अपनी स्ट्रेटजी को केयरफुली क्राफ्ट करे तो ये जो खंजर मुसलमानों के कल्ब में खुबा हुआ है ये बहुत विद इन नो टाइम ये वहां से निकल सकता है, लेकिन इमोशंस के साथ नहीं, केयरफुली क्राफ्टेड फॉरेन पॉलिसी के साथ। ठीक है, तो अहमद साहब ये बताइए, मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। ईरानी जो स्पीकर है उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमेरिका एक मुल्क के साथ, इलाकाई मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। उधर ईरान ने मुमकिन हमलों के पेश नज़र जो है वो खाक जजीरे पर जंग की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। कोई ऐसी नौबत आ सकती है? वाकई संजीदगी से अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होनी चाहिए? अगर ऐसा हो गया तो जिस तरह की वो जगह है, जिस तरह का पूरा खित्ता है, तो मजीद बॉडी बैग्स अमेरिका को उठाने पड़ सकते हैं। क्या अमेरिका इस टाइम में वो अफोर्ड कर सकता है? जी, तकरीबन 1 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला वाले वाकये के बाद जब ऑयल रिफाइनरीज के सीईओज को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया था तो एक साइड पे जेडी वेंस और दूसरी साइड पे मार्को रूबियो को बिठा के कहा था दैट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। अगर अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में आते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जंग के दौरान अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है, कोई जरा सा एक लम्हे की मिस्टेक और जंग कहां से कहां चली जाती है। तो हमने प्रैक्टिकली देखा है पिछले 10 सालों के अंदर जो जंगें अमेरिका ने लीड की हैं उसके अंदर। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड मिडिल ईस्ट के अंदर लेके आता है तो वो फिर ये नहीं होगा कि चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, फिर सालों के लिए अमेरिका फंस जाएगा इस दलदल के अंदर। अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड जो मिडिल ईस्ट के अंदर लाने की अगर ये लेके आता है तो रशियंस को सबसे ज्यादा फायदा होगा, चाइनीज को सबसे ज्यादा फायदा। रशियंस ये कहते हैं कि वी विल टर्न मिडिल ईस्ट इनटू अमेरिकाज यूक्रेन। सो अमेरिका के लिए अगर बूट्स ऑन ग्राउंड इसराइल के प्रेशर में आके वो लेके आता है तो अमेरिका के लिए इट इज गोइंग टू बी अ सुसाइड, which I hope that America is not going to do, but there are chances, yes, chances मौजूद हैं कि APEC या इसराइली लॉबी जो है वो ओवरकम कर सकती है और बूट्स ऑन ग्राउंड आ सकते हैं। ऑप्शन को बिल्कुल मैं निकाल नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अमेरिका, ईरान जो है ये जो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो ये चीज ईरान को फेवर करेगी इन अ सेंस के जियोग्राफी जो है वो, क्योंकि घर के अंदर बैठ के ये जंग लड़ रहे हैं और इसराइल को भी यही ख्वाहिश है। राइजिंग लाइन 1 के बाद से ये कोशिश इसराइल यही कर रहा था कि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड आए। तो पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मुझे जो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मुझे कम परसेंटेज ऐसा लगता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे। मुझे लगता है बेटर सेंस इज गोइंग टू प्रिवेल और ये खिता एक लंबी जंग से
ये बच जाएगा और अमेरिकन ये हिमाकत नहीं करेंगे बूट्स ऑन ग्राउंड की। अभी जो अमेरिका पोजीशनिंग कर रहा है ट्रूप्स की, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो वो वाकई में इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड ट्रूप्स लेके आने की तैयारी कर रहा है, या वो जो मीडिएशन या मुज़ाकरात होने वाले हैं अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, उससे पहले अमेरिका अपना मिलिट्री मसल जो है वो शो कर रहा है ताकि अपनी मर्जी का अग्रीमेंट वो मीडिएशन के लिए करवा सके। दोनों ऑप्शंस हैं।